गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल MVIC मैथ्स एंड फिजिक्स पर। आज हम आपको ले चलते हैं उसी लेसन के जो आपका लेसन चल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसके अगले टॉपिक पे जो कि है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और ये किसके नाम पर आधारित है आप ऑलरेडी जान चुके हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लुइस डी ब्रोगली, उन्हीं के नाम पर ये डी ब्रोगली आवृत्ति और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। देखिए बच्चों, इसमें जो है आप विशेष रूप से अध्ययन प्रकाश की द्वितीय प्रगति का करने जा रहे हैं, जो कि आप पहले भी बता चुके हैं प्रकाश में डुअल नेचर होती है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश में रियली डुअल नेचर होती है और उसको स्पष्ट किया लुइस डी ब्रोगली ने। पहले तो अपना जो मत प्रस्तुत किया कि प्रकाश में ही द्वितीय प्रगति होती है, द्रव्य कणों के माध्यम से समझाया लुइस डी ब्रोगली ने। उसके बाद एक ऐसा डेरिवेशन, एक ऐसा निगमन हुआ जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश में डुअल नेचर होती है। वो क्या है आप इस डेरिवेशन में समझेंगे और उसी के माध्यम से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आप फाइंड करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो प्लांक के अनुसार प्लांक छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, ऐसा वैज्ञानिक प्लांक ने बताया। उस बंडल अथवा पैकेट को क्या बोला गया, फोटॉन या क्वांटा कहा गया। तो यदि हम ये समझें कि ये जो प्रकाश होता है उसमें जो फोटॉन है, वो जो क्वांटा है, वो एक कण है और उसका द्रव्यमान m है, तो उस कण के पास ऊर्जा होनी चाहिए E = mc²। आइंस्टीन के अनुसार यदि कोई द्रव्य कण है और उसका द्रव्यमान है और वो प्रकाश की चाल से गतिमान है, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, E = mc²। और चूंकि जो फोटॉन होता है ये प्रकाश की चाल से ही गतिमान होता है और हमने ये मान लिया कि इस फोटॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो इस द्रव्य कण के पास ऊर्जा होगी E = mc²। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये मान लें कि ये जो फोटॉन है ये तरंग के रूप में गतिमान है और इसके पास ये तरंग के रूप में गतिमान फोटॉन की आवृत्ति न्यू मान ली जाए। हम ये मान ले जो फोटॉन है ये तरंग के रूप में गतिमान है और इसके पास न्यू आवृत्ति है, तो इसके पास एनर्जी E = h हो जाएगी। यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है E = h, ये भी उसी फोटॉन की एनर्जी है और E = mc², ये भी वही प्रकाश में उपस्थित फोटॉन की ही एनर्जी है, तो दोनों सेम होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 तो हमने इन दोनों को इक्वल किया, mc² हो जाएगा h। यहाँ से m फाइंड करेंगे तो c यहाँ पर आ जाएगा। अब c को हमने दो जगह लिख लिया, स्क्वायर था c × c। अब क्योंकि ν/c, न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो प्रकाश की का चाल है, प्रकाश का वेग है, 1/λ, ये जो है वेव लेंथ है प्रकाश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ν/c बराबर होता है 1/λ, इसलिए ν/c की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/λ, समझ पा रहे। तो m जो है वो निकल आया h/c²। अब देखिए, क्योंकि फोटॉन प्रकाश की चाल c से चलता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो फोटॉन के पास एक संवेग भी होना चाहिए। जब हमने फोटॉन के पास द्रव्यमान एज्यूम किया है, माना हुआ है, तो इसके पास संवेग होना चाहिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो फोटॉन का द्रव्यमान कितना है, m, और फोटॉन के पास वेग कितना है, चाल कितनी है, c की चाल से चल रहा है, तो इसके पास संवेग होना चाहिए P = m × c। अब P = m × c, m का मान हम यहाँ से पुट अप कर देंगे h/c²। तो यहाँ पर m की जगह पर हमने रख दिया है h/c² और ये वाला c हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो P = बचेगा h/λ या λ हो जाएगा h/p। यही जो आप फाइंड किए हैं यहाँ पर लैम्डा, इसी को कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य।
फोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इसको किससे लिखेंगे? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब देखिए बच्चों, यह एक ऐसा सूत्र है जिसमें संवेग भी है और उसी के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी है। और संवेग किसी भी कण में होता है, तरंग में नहीं। और जो तरंगदैर्घ्य होती है ये किसी तरंग में होती है, किसी कण में नहीं। तो यह सूत्र जो है वो किसी कण और तरंग दोनों को एकीकृत कर रहा है, दोनों के मिश्रित रूप को डिपेंड कर रहा था। किसी कण का जो संवेग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तरंगदैर्घ्य पर। तो इससे और स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति है और प्रकाश की हम कणिका प्रवृत्ति मान रहे हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, इनका घनिष्ठ संबंध है। अर्थात जो माध्यम के कण होते हैं वही कंपन करते हैं, उनका द्रव्यमान होता है और उनका जो कंपन होता है वो तरंग रूपी होता है। तो इस प्रकार प्रकाश में डुअल नेचर पाई जाती है। तो लुईस डी ब्रोगली के इस संबंध ने, ये जो संबंध यहाँ पर स्थापित किया, इस संबंध ने बिल्कुल पुष्टि कर दी कि तरंग प्रकृति और कणिका प्रकृति अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। और इसको विस्तार से मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जान लेंगे। यदि हम फोटॉन को छोड़कर ये मान लें कि कोई अन्य द्रव्य कण है, यदि किसी द्रव्य कण, कोई भी हम द्रव्य कण मान लिए, तो फोटॉन के बारे में है, यदि किसी द्रव्य कण का द्रव्यमान, यदि किसी द्रव्य कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? देखिए, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो आपकी होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कण का संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर जहां संवेग है यहाँ हम क्या लिख देंगे? एम वी लिख देंगे। समझ पा रहे? तो किसी भी द्रव्य कण का अगर पूछा जाए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो हम कहेंगे एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच यहाँ प्लांक नियतांक है और एम उस द्रव्य कण का द्रव्यमान और वी उसका वेग हो जाएगा। इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण है, उसका द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो मान ले m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा इसकी चाल v है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक द्रव्य कण है, इसका द्रव्यमान m मान लिया और इसकी चाल क्या है? v है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं। अब यहां से जब आप वी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2k अपॉन m। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2k अपॉन m, जहां पर m क्या है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग, किसी भी द्रव्य कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अभी हम सूत्र स्थापित कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी द्रव्य कण है, किसी भी द्रव्य कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू भी हम क्या निकाल चुके हैं? h अपॉन m v। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही सूत्र हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो द्रव्य कण है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली
द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h अपान m, और v के स्थान पर हम ये रख देंगे 2k अपान m, 2k अपान m। समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा आगे यही समझ लीजिए, ये जो m है इसको अंडर रूट के अंदर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर 2k अपॉन m, तो ये m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू निकल आएगा h अपान अंडर रूट 2k m। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा आप इससे निकाल सकते हैं, s प्लैंक नियतांक, m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन, ये v विभव है, इस विभव में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ई गतिमान होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है k इक्वल टू वो ev हो जाती है। ठीक है, यदि यहां से लिख ले रहे हैं या फिर ऊपर से चलिए थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, देखिए ये एक फार्मूला तो आपका हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन v वोल्टेज के बीच गतिमान हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू ev हो जाती है। तो आप यहाँ पर चाहे डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि k इक्वल टू ev और v क्या है, वोल्ट है यहाँ पर। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं v वोल्ट, इसको यहां से मिटा करके, और एक लाइन आप यहां पर लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के मध्य या v वोल्टेज के बीच गतिमान हो, वोल्टेज के बजाय चाहे विभवांतर लिखना ज्यादा उचित होगा, फिर अभी बता देंगे विभवांतर क्यों। जब तक विभवांतर नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन गतिमान ही नहीं होता। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के बीच गतिमान हो तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हो जाएगी ev। देखिए बच्चों, ये मैं कैपिटल V बना रहा हूं और यहाँ तक ये सब v जो हमने बनाया था स्मॉल थी, ये वेलोसिटी थी और ये जो है विभवांतर है। तो k के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ev, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपान अंडर रूट 2, k की जगह लिख देंगे evm। अब यहाँ पर जो ये v दिया है ये वोल्टेज है ना कि वेलोसिटी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आप ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अभी मैं बताया यहाँ पर विभवांतर लिखना उचित होगा, विभव नहीं। क्यों? देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक गतिमान नहीं होगा जब तक इसके बीच विभवांतर नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर वोल्टेज केवल ले रहे हैं, एक समान विभव है, तो इलेक्ट्रॉन गतिमान नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सदा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गतिमान होने के लिए विभवांतर होना आवश्यक है, इसलिए वो वोल्टेज ना वहां पर क्या सही होगा, विभवांतर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये लेसन भी आपका समाप्त हो रहा है, और अब इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमें प्रॉब्लम लिख भेजेंगे, आपको मैं न्यूमेरिकल हेल्प करूंगा। ओके।